Hi guys, how are you beta? Fine. So today we are going to start our new chapter and it is hydrogen for class 11th. तो आप चैप्टर का नाम डाल दोगे हाइड्रोजन। आपको एक रूल हमारा पता है ना, जो भी हम बोर्ड पे लिखेंगे या जो स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा वीडियो के साथ साथ, उन सब के नोट्स आपको बनाने हैं, वही चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर? जो बोर्ड पे आ गया मतलब इंपॉर्टेंट है, या फिर जो स्क्रीन पे लिखा होगा, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ आप लोगों को। काफ़ी सारे बच्चों को दिक्कत हो रही है कि सर हमें वीडियोस नहीं मिल पा रही हैं, सर्च करते रहते हैं पागलों की तरह। तो तुम्हें क्या करना है, पागलों की तरह मत सर्च करो, इंटेलिजेंट लोगों की तरह सर्च करो। ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, ठीक है, EG केमिस्ट्री, दैट इज EJEE केमिस्ट्री। ठीक है बेटा, EG केमिस्ट्री, जिसमें आपको क्या ये मेरा चैनल है EG केमिस्ट्री के नाम से, और आगे जितेंद्र गोस्वामी सर्च कीजिए। ठीक है, जितेंद्र गोस्वामी। वहां पे क्या है, हर चैप्टर की जितनी वीडियोस अभी तक हम बना चुके हैं और जो आगे बनाएंगे, हर चैप्टर की वीडियोस की प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है। तो प्लेलिस्ट पे आपको क्लिक करना है, जो भी चैप्टर आपको चाहिए वहां पे प्लेलिस्ट ऊपर एक ऑप्शन होता है, प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए चैनल पे जाके, और जिस भी चैप्टर की वीडियोस आपको चाहिए वहां पे आप सर्च कर लीजिए, मुझे ये चैप्टर क्लास डालिए, चैप्टर डालिए, आपको उसकी प्लेलिस्ट वहां पे मिल जाएगी। ठीक है बेटा, और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ज्यादातर वीडियोस केवल आपके स्कूल लेवल पे नहीं है, आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा। कंपटीशन लेवल पे वीडियोस तैयार की गई हैं, आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कंपटीशन के, IIT के, नीट के। ठीक है, क्योंकि आपको पता है मेजर पार्ट जो होता है 12th का केमिस्ट्री के अंदर, वो 11th क्लास पे डिपेंड होता है। तो आपको अच्छे से सारी वीडियोस मिल जाएंगी, चैप्टर वाइज जाइए। तो अभी हम अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर, दैट इज हाइड्रोजन। चलो, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे बेटा आप, हाइड्रोजन जो है वो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। मोस्ट अबंडेंट का मतलब है सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, पूरे यूनिवर्स के अंदर सबसे ज्यादा अबंडेंट एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ यूनिवर्स। क्या ये बात क्लियर है आपको? चलो, एंड थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ऑफ ग्लोब। हमारी पृथ्वी पे कौन सा? थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। ठीक है, और देखो हाइड्रोजन आपको पता है, हाइड्रोजन का जरा बताओ बेटा, एटॉमिक नंबर क्या होता है? सर एटॉमिक नंबर Z=1 होता है। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड उतने जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन कितने? 1, प्रोटॉन कितने? 1। तो सिंपलेस्ट एलिमेंट है। ठीक है, हाइड्रोजन जब अपनी एटॉमिक फॉर्म में होगा तो उसका एटॉमिक नंबर 1 होगा। ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 प्रोटॉन होगा। ठीक है, लेकिन मैं लेकिन ही लिखने वाला था, बट इंग्लिश में लिखना पड़ेगा ना। बट इन एलिमेंटल फॉर्म इट एग्जिस्ट एज H2, दैट इज डाईहाइड्रोजन। ये एक नेचर के अंदर बेटा अकेला हाइड्रोजन एटम नहीं घूमता है। ठीक है, ऐसे सोचो ढूं हाइड्रोजन अकेला घूम रहा है, ढूं नहीं घूमेगा। ठीक है, एक और हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करके H2 की फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में क्या करेगा? H2 की फॉर्म में ही ये कहीं घूमता है। अगर सर हमको एक हाइड्रोजन चाहिए तो एक हाइड्रोजन के लिए क्या करूंगा? H2 के बॉन्ड को तोड़ दो, सिंपल, एक हाइड्रोजन ले लो, लेकिन अकेला नहीं घूम सकता है ये। ठीक है, ऐसे समझ लो कि कच्ची उम्र का बच्चा है अभी, इसलिए नहीं घूम सकता है, और हमेशा कच्ची उम्र का ही रहता है, इसकी उम्र नहीं बढ़ती, पता है, ऐसे ही रहेगा हमेशा। कभी भी एटम की फॉर्म में नहीं घूमेगा। हाँ, जब भी एटम की फॉर्म में हो उसका एटॉमिक नंबर 1, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन।
याद रहेगा, डाईहाइड्रोजन की फॉर्म में एलिमेंटल, डाईहाइड्रोजन की फॉर्म में एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, हाइड्रोजन इज अ बिग सोर्स ऑफ एनर्जी। अभी देखा जा रहा है कि जैसे जैसे और इन्वेंटरीज होती जा रही हैं वैसे वैसे हाइड्रोजन क्या है, एक बड़ा एनर्जी का सोर्स आता हुआ दिख रहा है। आपको शायद पता नहीं होगा कि हाइड्रोजन गैस बड़ी एक्सप्लोसिव होती है। कैसे, थोड़ा सा आइडिया देता हूं आपको। आप लैब में जाना, केमिस्ट्री लैब के अंदर, या केमिस्ट्री लैब मत जाओ, एक सोडियम मेटल का छोटा सा पीस लो, उसे पानी में डालना, वो फटाक से बुफ करता है। क्या करता है? बुफ करता है। क्यों करता है? देखो दिखाता हूं। सोडियम का एक एटम जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया तो बनाता है NaOH प्लस H2 गैस। ठीक है, इसको थोड़ा सा बैलेंस करते हैं तो एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तो कितने हाइड्रोजन हो गए बेटा? 3 हाइड्रोजन हो गए, एक ऑक्सीजन हुआ। 3 से काम नहीं चलेगा, इसे 4 करो। ठीक है, इसे 4 करोगे तो फिर यहां पे क्या करना पड़ेगा? टू कर भी मुका दिक्कत है। यहाँ 2 लगा, यहाँ 2 लगा, यहाँ 2 लगा और यहाँ 2 लगा। 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, ना है रोबेल, 6 कोई करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को जरा बैलेंस करें बेटा। देखो हाइड्रोजन कितने हैं? इधर 3 है, इधर 2 है, तो बैलेंस तो करना पड़ेगा। एक काम करो, यहाँ पे 4 लगाओ, यहाँ पे 4 लगाओ, यहाँ पे 4 लगाओ और यहाँ पे 4 लगाओ। सॉरी, यहाँ 4 नहीं, यहाँ 2 आएगा। नाउ इट इज बैलेंस। ठीक है, 4 सोडियम, 4 सोडियम, 8 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन ये रहे, 4 हाइड्रोजन ये रहे, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन। देखो इस रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही होती है, इसी के कारण वहां पे वो ब्लास्ट करता है, बुफ करता है। ठीक है, और जितना बड़ा सोडियम का वो डालोगे उसमें फिर से ब्लास्ट करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस क्या है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, उसमें से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक, जिसमें से हीट की फॉर्म में एनर्जी निकलती है एकदम बड़ा करके। बहुत बड़ा वो डाला तुमने, जितनी ज्यादा हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी उतना ज्यादा ब्लास्ट होगा। इसीलिए हाइड्रोजन गैस को, एक बात बताऊं तुम्हें, बॉम्ब बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जितना एक हाइड्रोजन गैस का बॉम्ब, ठीक है, ब्लास्ट करेगा, उतने 2-3 एटॉमिक बॉम्ब भी नहीं कर पाएंगे। जितना बड़ा एटॉमिक बॉम्ब है उतना हाइड्रोजन का बना लोगे ना, तो शायद अकेला ही उड़ा देगा, नॉर्थ कोरिया हो चाहे किसी को भी। ठीक है, इसीलिए क्या है, हमको लेकिन उसके लिए यूज नहीं करना है, हमें क्या है और चीजों के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे पेट्रोल का रिप्लेसमेंट किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि पेट्रोल इंजन्स जो है या डीजल इंजन्स जो है उनको हाइड्रोजन से रिप्लेस किया जाए। ठीक है, ऐसी कोशिशें हो रही हैं। तो हाइड्रोजन क्या है, एक एनर्जी का बड़ा सोर्स है। दूसरा, प्रोटीन्स में यूज होता है। ठीक है, प्रोटीन्स पता है ना आपको, जिम विम जाते हो, जिम जाओगे तो तुम्हें क्या है, वो डिब्बा देगा ऐसे बड़ा सा या छोटा सा, प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन के डिब्बे होते हैं। प्रोटीन के अंदर क्या होता है बेटा, अमीनो एसिड्स होते हैं। अमीनो एसिड्स में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जगह आपको इसका यूज दिखाएंगे। अर्थ क्रस्ट में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्लियर? अब समस्या आती है कि ये जो हाइड्रोजन है ये पीरियडिक टेबल में कहां एग्जिस्ट करता है। तो फटाफट से एक टॉपिक डाल दो, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियडिक टेबल। चलो, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियडिक टेबल। सर इसमें क्या है, ग्रुप नंबर 1 में ही तो होता है। नहीं बेटा, ग्रुप नंबर 1 में नहीं होता है, वो थोड़ा सा अलग होता है पीरियडिक टेबल से। ग्रुप नंबर 1 में रख देते हैं क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज वो ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स जैसी दिखा रहा होता है, मतलब एल्कलाई मेटल्स जैसी दिखा रहा होता है। अदरवाइज वो फिक्स पोजीशन नहीं है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन क्या है,
फर्स्ट ग्रुप में भी प्रेजेंट हो सकता है, 17 ग्रुप में भी प्रेजेंट हो सकता है। याद रखना ये बात, क्यों, उसके लिए अभी हम आ रहे हैं। देखो कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हाइड्रोजन ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम जैसी दिखाता है, और कुछ प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हेलोजेंस जैसी दिखाता है। इसीलिए क्या है, अभी तक ये फिक्स नहीं है कि हाइड्रोजन यहां एग्जिस्ट करेगा या हाइड्रोजन यहां एग्जिस्ट करेगा। पीरियडिक टेबल में यहां देखने को मिलता है, लेकिन वो इन सब से अलग होता है एक्चुअली में। ऐसे होती है पीरियडिक टेबल, ऐसा नहीं है कि ये ज्वाइंट कर दिया, ज्वाइंट नहीं, थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। और उसका कारण यही है कि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज इनसे भी नहीं मिलती हैं, इसलिए वो ऐसे लिखा जाता है। समझ में आ रही बात? तो मैं क्या करूंगा, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे जिनको वो हाइड्रोजन कुछ प्रॉपर्टीज को तो दिखाता है एल्कलाई मेटल्स जैसी, मतलब ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स जैसी, और कुछ प्रॉपर्टीज दिखाता है ग्रुप 17 के एलिमेंट्स जैसी, मतलब हेलोजेंस जैसी। तो आप क्या करोगे, एक तरफ डालोगे प्रॉपर्टीज, ठीक है, एक तरफ डालोगे, एक टेबल बनाने जा रहा हूं मैं, एक तरफ डालोगे हेलोजेंस, एक तरफ डालोगे एल्कलाई मेटल्स, और एक तरफ डालोगे हाइड्रोजन रिजेंबल्स विद, और एक मस्त सी टेबल बना दो। एक ही टेबल में सब चीजें खत्म हो जाएंगी। अगर मैं पॉइंट्स लिखाऊंगा तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, लेकिन टेबुलर फॉर्म में चीजें आसानी से समझ में भी आती हैं, कंपैरिजन भी एक साथ दिखता है और याद भी रहती है, ठीक है। 3-3, 4-4 फायदे एक साथ। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टीज की बात करते हैं बेटा। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। क्या? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। जरा याद करो, हेलोजेंस का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन क्या होता था सर? NS2NP5। एल्कलाई मेटल्स का क्या होता है? एल्कलाई मेटल्स मतलब ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट्स, ठीक है। यहां पे ये ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स, 17वें ग्रुप के एलिमेंटों की बात हो रही है, ठीक है। इनको हेलोजेंस बोलते हैं, इनको एल्कलाई मेटल्स बोलते हैं। इनका क्या होता है बेटा? NS1। जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हाइड्रोजन क्या है? एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन 1s1। किसके जैसा है? इनके जैसा कि इनके जैसा? इसके जैसा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन इसके जैसा है। तो मैं लिख दूं यहां पे, हाइड्रोजन 1 इक्वल टू, इसका कन्फिगुरेशन लिख दो 1s1 which resembles with electronic configuration of alkali metals। उसके साथ मैच नहीं होता है। हाँ जी, पहली प्रॉपर्टी डिस्कस हो गई। देखो इसीलिए मैंने टेबल बनवाई। अभी मैं पहले इसके पॉइंट लिखा देता, इसमें नहीं मैच कर रहा है, फिर इसके लिखाता, फिर इसके, तो मैं 2-3 पन्ने पलट के देखने पड़ते। एक ही टेबल में काम हो जाएगा अपना। इसके बाद आओ बेटा स्टेबिलिटी। जरा मुझे बताओ, हेलोजन के जो एटम है वो स्टेबिलिटी कैसे अचीव करते हैं? इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन NS2NP5 है, मतलब आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेंगे? टू बिकम स्टेबल या अचीव स्टेबिलिटी, टू बिकम स्टेबल दे गेन 1 इलेक्ट्रॉन, दे गेन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब क्या बनने की कोशिश करेंगे? एंड कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट देयर ऑक्टेट लिखो, कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ठीक है। अच्छा, ऐसा पूछा जाए क्यों, तो NS2NP5 इनका कन्फिगुरेशन है, NS2NP6 होना चाहिए टू अचीव नोबल गैस कन्फिगुरेशन,
टू बिकम स्टेबल दे गेन 1 इलेक्ट्रॉन एंड कंप्लीट देयर ऑक्टेट, या ऐसे लिख सकते हो एंड अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, तुम पे डिपेंड करता है कैसे लिखना है, बस समझ में आना चाहिए भाई, मैं तो ये चाहता हूं, ठीक है। यहां पे क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है। तो लिखो अचीव स्टेबिलिटी, दे अचीव स्टेबिलिटी बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, क्यों, बिकॉज दे अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इज इट क्लियर बेटा, कॉन्फ़िगरेशन। तो अब मुझे बताओ हाइड्रोजन क्या करेगा। सर हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, अगर दे देगा तो 0 बन जाएगा, तब भी नोबल गैस जैसा, अगर ले लेगा तो H- हो जाएगा, मतलब उस पर अब दो इलेक्ट्रॉन आ गए जो हीलियम जैसा एक्ट करेगा। अगर हाइड्रोजन किसी को इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो क्या बन गया, H+ बन गया। अब कितने इलेक्ट्रॉन है H+ के पास, 0 इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल हो गया, है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, स्टेप तो फिर इधर उधर नाचेगा क्यों, है ही नहीं, तो बैठ जाएगा चुपचाप, स्टेबल है। अगर इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे आप तो क्या बन जाएगा, H- बन जाएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास होते हैं, नोबल गैस के पास होते हैं, दैट इज हीलियम के पास होते हैं। तो दोनों ही केस में स्टेबल हो रहा है ये तो, ठीक है। तो दोनों पॉइंट लिखने पड़ेंगे अब आपको, या एक में लिखो अचीव स्टेबिलिटी बाय लूजिंग एज वेल एज बाय gaining 1 इलेक्ट्रॉन। अचीव स्टेबिलिटी बाय लूजिंग एज वेल एज बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। क्या बात समझ में आ रही है बेटा, दोनों ही तरीके से स्टेबिलिटी अचीव करेगा, एक में H+ बन जाएगा, एक में H- बन जाएगा, दोनों ही नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसा एक्ट कर सकते हैं, याद रखोगे। सो मैं क्या यहां पे कंक्लूजन पॉइंट ये लिख सकता हूं, हैं, in this case for stability hydrogen resembles with halogens as well as alkali metals। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है, चलो होनी भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसके बाद, ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सॉरी एक और डालो, फॉर्मेशन ऑफ आयन। वो वैसे स्टेबिलिटी वाले पार्ट में ही आ गया, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। देखो हेलोजेंस जनरली क्या करते हैं, क्या बनाते हैं बेटा, हेलोजेंस क्या करेंगे बताओ, X, हेलोजेंस को X से रिप्रेजेंट करते हैं, एल्कलाई मेटल्स को मैं यहाँ M से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो X क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और X- बनाते हैं, ठीक है। हाई और ये एल्कलाई मेटल्स क्या करते हैं, मेटल क्या करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और क्या बनाते हैं, M+ बनाते हैं। इसी को मैंने तुम्हें सिखाया है रेडॉक्स वाले चैप्टर में। इस इलेक्ट्रॉन को हम इधर भी लिख सकते हैं, तो इक्वल टू के इधर A इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो यहाँ प्लस लग जाएगा, दैट इज M++ इलेक्ट्रॉन, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसने लूज किया, इसने गेन किया। हाइड्रोजन क्या करता है, मतलब इसने क्या बनाया, यूनी नेगेटिव आयन बनाया। इसने क्या बनाया बेटा, यूनी नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन की। इसने क्या किया, यूनी पॉजिटिव, यूनी का मतलब है 1, इस पे 1 नेगेटिव आ रहा है, इस पे क्या है 1 पॉजिटिव आ रहा है, यूनी पॉजिटिव आयन की फॉर्मेशन की, ठीक है, एल्कलाई मेटल्स ने, ठीक है। और हाइड्रोजन क्या फॉर्म करेगा, जब हाइड्रोजन में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है, तो कौन सा बनाएगा, यूनी पॉजिटिव बनाएगा, ठीक है बेटा। और जब हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा तो यूनी नेगेटिव बनाएगा, यूनी नेगेटिव बनाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये हेलोजन के जैसे भी एक्ट कर रहा है और H+ मतलब Na+ या
Li प्लस कुछ भी ले लो, और एल्कलाई मेटल्स की तरह भी एक्ट कर रहा है। तो यहां भी आप लिख सकते हो हाइड्रोजन रिजेंबल्स विद, लिखो, यहां जगह नहीं है मैं इसलिए बोल रहा हूं, हाइड्रोजन रिजेंबल्स विद हेलोजन एज वेल एज एल्कलाई मेटल्स। खत्म, 3 पॉइंट हो गए। चलो देखो ये समझाने में ही टाइम लग रहा है, बाकी ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें। आगे ऊपर से जगह खाली कर दूं मैं, लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी करना है वो कर लो, ठीक है। ऊपर की कुछ प्रॉपर्टीज हटा रहा हूं मैं। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। लिखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। देखो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, डेफिनेशन याद करो, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एटम, ठीक है। जब वो गैसियस स्टेट में हो और किसी एटम में से हमको एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो, जितनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए उसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। वो मैंने डिफरेंस एंथैल्पी और एनर्जी वाला आपको बताया हुआ है, अच्छे से बताया है, ठीक है। आप देखो एंथैल्पी और एनर्जी के बीच में आपको अगर डिफरेंस देखना है तो आपको मेरी चैप्टर नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, वहां पे सब कुछ एक्सप्लेन किया है। नहीं तो दोबारा अभी वो फिर से आएगा थर्मोडायनामिक्स में, मैं वहां भी समझाऊंगा वो चीज, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या है बेटा, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो एक इलेक्ट्रॉन को हमें, जब मैं इसमें से x में से एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूं, माइनस करता हूं, तो ये x प्लस बनता है, मतलब प्लस ही बनेगा जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो जो एनर्जी यहां पे चाहिए होती है वो बहुत ज्यादा होती है। हेलोजेंस में से मुझे क्या है, जब एनर्जी कोई इलेक्ट्रॉन निकालना है तो एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल जो फ्लोरीन है उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू है 1680 किलो जूल पर मोल, ठीक है। एल्कलाई मेटल में से अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मैं क्या बनाऊंगा, M प्लस बनाऊंगा, ठीक है, बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। लेकिन यहां जो एनर्जी चाहिए होती है, फॉर एग्जांपल मैं लिथियम के लिए बात कर रहा हूं, तो लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, वो है बेटा 520 किलो जूल पर मोल। तो तुम्हें एक डिफरेंस दिख रहा होगा कि जो हेलोजेंस हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए उनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बहुत ज्यादा है। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, इसलिए इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन किसके जैसा एक्ट करता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी के टर्म्स में? तो मैंने हाइड्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, माइनस किया, तो क्या बना, H प्लस बना। तो यहां देखा गया कि इसकी जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, ये जो एनर्जी है यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लग रही है वो कितनी है बेटा, वो एक्चुअली में है 1312 किलो जूल पर मोल, ठीक है, 1312 किलो जूल पर मोल। अब मुझे बताओ जरा, ये 1312 किलो जूल पर मोल इस वैल्यू के वो पास में आ रही है कि इस वैल्यू के? सर हेलोजन वाले के पास में आ रही है, जैसे फ्लोरीन की है। देखो फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, क्लोरीन की इससे थोड़ी सी कम होगी, ठीक है, 1500 कुछ होगी, ठीक है। फिर ब्रोमीन की 1400 के समथिंग होगी, और आयोडीन की लगभग 1400 या 1300 के अराउंड होगी, जो कि इसी के बराबर हो जाएगी। तो इसकी हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी किससे लगभग किसकी रेंज में आ रही है? हेलोजेंस की रेंज में आ रही है। किसकी रेंज में आ रही है? हेलोजेंस की रेंज में आ रही है। तो अगर आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूं तो किसके साथ रिजेंबल करेगा हाइड्रोजन? हेलोजेंस के साथ।
किसके साथ? हाइड्रोजन रिजेंबल्स विद हेलोजेंस। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा कुछ प्रॉपर्टीज मेटल्स जैसी हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हेलोजेंस जैसी हैं। हाइड्रोजन रिजेंबल्स विद हेलोजेंस यहां पे। ठीक है, इसके बाद है बेटा फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, इतना तो देखो ये हमने टेबुलर फॉर्म में देख लिया। अब मैं कुछ चीजें बता रहा हूं आपको, वो आपको अलग से पॉइंट में लिख लेनी है क्योंकि उसे टेबल में लिखवाने में दिक्कत होगी। वो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स की बात है। ठीक है, देखो हाइड्रोजन क्या है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जितना बोर्ड पे लिखवाया, देखो ये चैप्टर बेटा इनऑर्गेनिक का चैप्टर है। इनऑर्गेनिक है ना, ज्यादातर चीजें इनऑर्गेनिक पे पॉइंट्स पे डिपेंड करती हैं, लिखने पे डिपेंड करती हैं। उनके लॉजिक्स पता होने चाहिए और वो पॉइंट्स तुम्हारी कॉपी में होना चाहिए। खाली समझना जरूरी है, लेकिन वहां पे तुम्हें क्या है, थोड़ा सा मेमोरी पावर भी शार्प होनी चाहिए, नहीं तो तुम क्या है एक बड़े लेवल पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए समझना भी है, नोट्स भी बनाने। अगर तुमने अपने नोट्स नहीं बनाए, दूसरे के पढ़े, तो दूसरे के नोट्स दूसरे के होते हैं, गलत है, सही है, कम है, ज़्यादा है, एप्रोप्रिएट कंटेंट है कि नहीं। इसलिए आप एप्रोप्रिएट कंटेंट के साथ नोट्स बनाइए। ठीक है बेटा, तो एक पॉइंट लिखो, हाइड्रोजन फॉर्म्स ऑक्साइड्स, ठीक है, हैलाइड्स, सल्फाइड्स, ठीक है, ऐसे कुछ कंपाउंड एटसेट्रा, सिमिलर एज एल्कलाई मेटल्स। मतलब जैसे एल्कलाई मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, सल्फाइड बनाते हैं, ठीक है, हाइड्राइड्स बनाते हैं, ठीक है, हैलाइड्स, ऑक्साइड्स या सल्फाइड्स बनाते हैं, वैसे ही हाइड्रोजन भी बनाएगा। सर मैं नहीं समझा सर, आप समझाओ ना। देखो सोडियम ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्लोराइड बनाया, सोडियम क्लोराइड। हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराया तो हाइड्रोजन क्लोराइड बना, HCl बना रहा है। ऐसे ही सोडियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो Na2O बनाएगा, ठीक है, सोडियम की ऑक्साइड हो गई। ऐसे ही हाइड्रोजन भी बनाएगा, हाँ बनाता है, H2O, वाटर है। देखो ये सब कंपैरिजन कर रहा हूं मैं थोड़ा समझाने के लिए तुम्हें, ये सब एग्जांपल्स हैं। ऐसे ही सोडियम की सल्फाइड का फॉर्मूला होता है Na2S, ठीक है, हाइड्रोजन की का क्या होगा, H2S। दिख रहा है कंपैरिजन। ऐसे ही नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म करता है हाइड्रोजन। कौन कौन से? ऑक्साइड्स, हैलाइड्स, सल्फाइड्स। किसकी तरह? एल्कलाई मेटल्स की तरह। लेकिन बट हाइड्रोजन फॉर्म्स डाई एटमिक मॉलिक्यूल्स लाइक हेलोजेंस की तरह। सर कैसे? देखो एक तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे F2 बना रहा है, Cl2 बन रहा है, Br2 बन रहा है, ऐसे ही I2 भी बनेगा, ऐसे H2 भी बनेगा, ठीक है, यहाँ I2 भी बनेगा, ठीक है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपैरिजन दिख गया। एक क्या है, जैसे फ्लोरीन मान लो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो गया, फ्लोरीन मान लो सोडियम के साथ कंबाइन हो गया, अभी इसे मत बनाओ, ठीक है, फ्लोरीन जैसे मान लो बेटा सोडियम के साथ कंबाइन हो गया, क्लोरीन कंबाइन हो गया, इसके बाद ब्रोमीन कंबाइन हो गया, मतलब ऐसे ही मान लो MgBr बन गया, ठीक है, MgBr2 या फिर KBr बन गया। मतलब जो हेलोजेंस, जैसे देखो हर कंपाउंड में यहाँ पे क्या है, ये मॉलिक्यूल है, दो एटम से मिलकर ही तो बन रहा है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्म ही तो हुई, एक सोडियम का एक फ्लोरीन का है। ऐसे हाइड्रोजन भी फॉर्म करता है। और इन चीज की स्पेशलिटी क्या है, यहाँ पे सब जगह हेलोजन अपनी नेगेटिव फॉर्म में, यहाँ पे F नेगेटिव है, यहाँ Cl नेगेटिव है, यहाँ Br नेगेटिव है, यहाँ Br नेगेटिव है, यहाँ Br नेगेटिव है। ऐसे ही हाइड्रोजन का बना के दिखाता हूं मैं आपको। देखो अब NaH, ठीक है, यहां भी हाइड्रोजन रिप्लेस करते जाओ, NaH, ठीक है, MgH2, ठीक है बेटा, इसके बाद KH। ये हाइड्रोजन यहां पे नेगेटिव फॉर्म में, क्लियर, ये नेगेटिव फॉर्म में, और नेगेटिव फॉर्म हाइड्राइड, क्या बोलते हैं, हाइड्राइड। तो हेलोजेंस की तरह
हाइड्रोजन भी क्या है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कंपाउंड फॉर्म करता है। सिंपल, ठीक है, एग्जांपल्स आपके सामने है, क्लियर। हाँ, तो फिर सर अलग क्या है, तो अब मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बताने जा रहा हूं जिसमें हाइड्रोजन ना तो हेलोजन की तरह एक्ट करता है, ना ही एक्ट करता है एल्कलाई मेटल्स की तरह, ठीक है। वो क्या पॉइंट है, वो है उसकी रेडियाई। क्या है बेटा, रेडियाई। जो हेलोजन्स हैं, ठीक है, हेलोजन जब, कहाँ गए हेलोजन, यहां लिख दो आप एक और प्रॉपर्टी 5th नंबर की, आयोनिक रेडियाई, और उसमें भी कैटायन वाली। कौन सी, कैटायन वाली। देखो जब हेलोजन में से तुमने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, जो बना X+ बना, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इतना आसानी से निकलता नहीं है लेकिन मान लो निकला, तो जो इसकी रेडियाई आती है बेटा, वो उसकी रेंज है 50 to 200 पिकोमीटर। कितनी, 50 से 200 पिकोमीटर। एल्कलाई मेटल में से अगर तुम रेडियाई मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिथियम ले रहा हूँ, लिथियम में से तुमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो क्या बनेगा बेटा, Li+ बनेगा। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आती है बेटा 76 पिकोमीटर। मतलब वही है, देखो 50 से 200 पिकोमीटर के बीच में नॉर्मल किसी भी पीरियडिक टेबल के एलिमेंट मतलब एटम का जब तुम आयन बनाते हो, कैटायन बनाते हो, तो उसकी रेंज क्या होगी 50 to 200। 50 to 200 में ही आ रहा है ना, लिथियम भी देखो 50 to 200 में ही आ रहा है, ये भी इतने में ही आएंगे। 50 से लेके 200 के बीच में पिकोमीटर में कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन जो हाइड्रोजन है, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या बनता है, H+ बनता है। अगर मैं तुम्हें इसकी वैल्यू बताऊंगा तो तुम चौंक जाओगे, हैं सर बताओ जरा। इसकी जो आयोनिक रेडियाई की वैल्यू है बेटा, वो है 5 × 10⁻³ पिकोमीटर। इस कैटायन की जो वैल्यू है वो कितनी, 5 × 10⁻³ पिकोमीटर। ये कितना कम हो गया पता है, इसको थोड़ा सा डिजिट जो आपके समझ में आती है उसकी फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, 0.005 पिकोमीटर। जरा कंपेयर करो इसको, इसको या फिर इसको, बहुत कम है। इट इज टू मच लेस, ठीक है, इन दोनों से बहुत कम है, ठीक है। तो ना तो ये आयनिक रेडियाई के टर्म में एल्कलाई मेटल जैसा रिजेंबल कर रहा है, ना हेलोजन जैसा रिजेंबल कर रहा है। इसीलिए क्या है कि ना तो हाइड्रोजन इसका सगा है, ना इसका सगा है, और देखने जाओ तो इसका भी सगा है और इसका भी सगा है, ठीक है। तो दोनों के साथ, कभी इसके साथ कुछ प्रॉपर्टीज मैच कर रहा है, कभी इसके साथ। इसीलिए हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं है। चैप्टर 3 में आपने देखा होगा, ग्रुप नंबर 1 में रख तो देते हैं लेकिन अलग तरीके से रखते हैं, अलग ही कलर से वो पीरियडिक टेबल में दिखाया जा रहा होगा। तो 17 में भी एग्जिस्ट करता है, कभी 1 में भी। इसीलिए हाइड्रोजन की अभी तक कोई पोजीशन फिक्स नहीं है, ठीक है। इस चैप्टर की अगली वीडियो में हम उसकी अकरेंस और आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छे से पढ़ते रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।